नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल के वीडियोस देखे हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2022 को एक जजमेंट दिया था, जो कि 376 और 302 से रिलेटेड था और इसमें जो अक्यूज्ड हैं, जो कि अपीलेंट हैं, उनको डेथ सेंटेंस, जो हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस थी, वो कंफर्म्ड कर दी थी और उसके अगेंस्ट में यहाँ अपीलेंट ने अपील फाइल की थी और इस अपील में जो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट को सेटिसाइड कर दिया गया था और अपीलेंट को एक्विटल कर दिया था, बरी कर दिया था। जी हाँ, बरी कर दिया था उनको, एक्विटल कर दिया गया था। तो यहाँ पे एक ट्रायल कोर्ट ने जो डेथ सेंटेंस अवार्ड करने के बाद कंफर्मेशन भी के लिए भी भेजा था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने जो कंफर्मेशन के साथ साथ अपील भी जो थी, जो अपीलेंट की जो अपील थी, वो दोनों अपील को रिजेक्ट कर दिया था और जो कंफर्मेशन ऑफ द डेथ सेंटेंस थी उसको कंसिडर किया था कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है, तो इसलिए जो है डेथ सेंटेंस है वो मेंटेनेबल है। और उसके अगेंस्ट में जो है हाई सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो एक 47 पेज की जजमेंट है वो दी है और ये जजमेंट काफ़ी लेंथी है। तो मैंने तो इसमें एक प्रयास किया गया है कि इसको थोड़ा सा ब्रीफ करके जो क्या क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उसको क्या कंसिडर किया गया था उसको समझाने का, ताकि उसको इस जजमेंट के बारे में थोड़ा सा जाना जा सके, लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में। तो देखिए क्या था ये केस। देखिए केस ये था कि अपीलेंट को कन्विक्शन किया गया था 302 आईपीसी और 376 ऑफ आईपीसी के अंदर, और हाई कोर्ट ने रेफरेंस भेजा था अपील का और जो अक्यूज्ड है वो आगे वो जो कि रेफरेंस भेजा था, जो कि कंफर्म कर दिया था और अपील भी जो है अपीलेंट की वो डिसमिस कर दी थी। अक्यूज्ड जो हैं उन्होंने आगे अपील फाइल की थी। अब जो कंटेंशन सुनने के बाद थोड़ा फैक्ट्स पे आते हैं। फैक्ट्स पे क्या था, तो फैक्ट्स ये थे कि 8/3/2012 को जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी ये थी कि 8/3/2012 को जो एक कंप्लेंट जो है फाइल की गई थी कि 4 बजे या उस सेम डे को ही अपीलेंट जो है वो अपनी नीज को, जो कि 6 साल की हैं, वो डांस एंड सॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए होली फेस्टिवल पे ले गए थे, लेकिन जो लड़की है घर नहीं आई, तो सर्च कंडक्टेड हुई और अपीलेंट जो भी नहीं पाए गए घर पे और डेड बॉडी थी घर की, मतलब सॉरी लड़की की, वो शुगर केन की जो खेत होते हैं वहाँ पे लोकेट की गई और फिर वहाँ पे सर्च किया गया मिसिंग गर्ल को। तो वहाँ पे क्लेम किया गया कि अपीलेंट ने लास्ट समय शुगर केन की जो फील्ड पे उसको आधा घंटा पहले देखा गया उसे अपीलेंट को, और उसके बाद लास्ट सीन्स थ्योरी का जो प्रिंसिपल जो अप्लाई किया गया और उसके बेसिस पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो कलेक्ट किए गए। अपीलेंट को चार्ज किया गया कि उन्होंने ऑफेंस ऑफ रेप ऑफ द माइनर गर्ल और मर्डर का जो है उसमें उनको चार्ज किया गया। तो 6 विटनेसेस एग्जामिन किए गए थे, जिसमें PW1, PW2 और PW3 थे। जो बाकी सब जो है गवर्नमेंट के विटनेस थे, जो कि हेड कांस्टेबल थे, एक डॉक्टर थे जिन्होंने पोस्टमार्टम कंडक्ट किया, तो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। और उसके बाद 313 में जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी और अपीलेंट ने डिनाई किया था चार्जेस और उन्होंने कहा कि उन्हें फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है और ताकि जो प्रॉपर्टी को ग्रैब करने के लिए, और अपना एक अपीलेंट ने एक विटनेस भी एग्जामिन करवाया था जो अपनी मदर को एग्जामिन कराया DW1, और गिल्ट था वो एस्टेब्लिश्ड हो गया रीजनेबल डाउट से बाय द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से, और पाया गया कि ये रेज्ड ऑफ रेयर केस है जहाँ 6 ईयर गर्ल जो है रेप्ड एंड मर्डर हुई है। सेशन कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया अपीलेंट को सेक्शन 302 और 376 आईपीसी में, और डेथ पेनल्टी है जो अवार्ड करती। और उसके बाद जो हाई कोर्ट ने के पास सबमिशंस प्रोसीडिंग्स को भेजा गया 366 और सीआरपीसी के अंदर कि डेथ फॉर द कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस, और जो है अपीलेंट ने भी अपील फाइल की। जो कैपिटल पनिशमेंट थी वो और जो अपील थी वो दोनों डिविजनल बेंच ने साथ ली और हाई कोर्ट और ने भी कंफर्म कर दी कन्विक्शन और सेंटेंस को भी कंफर्म कर दिया। और हाई कोर्ट ने कंक्लूजन पे आए कि जो एविडेंसेस है PW1 और PW से लेकर PW3 जो है ट्रस्टवर्दी है और चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं अपीलेंट की
वो अनब्रोकन है बाय देयर एविडेंसेस, और डिस्क्रिपेंसीज भी जो बताई गई वो पाया गया कि डिस्क्रिपेंसी जो है माइनर है और इनसिग्निफिकेंट है। और इसके बाद जो फॉल्स इम्प्लीकेशन की जो थ्योरी जो और थ्योरी ऑफ एनिमोसिटी मतलब रंजिश की और फॉल्स इम्प्लीकेशन की जो स्टोरी जो अपीलेंट ने बताई थी थ्रू द एविडेंस DW1 द्वारा, वो भी रिजेक्ट कर दी गई। हाई कोर्ट ने पाया कि जो फॉल्ट है अपीलेंट के ऊपर है, जो कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि क्या हुआ था उस दिन लड़की के साथ जब बर्डन जो है अंडर 106 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत बर्डन ऑफ प्रूफ जो है अपीलेंट के ऊपर आता है। और फिर उसके बाद जो अपीलेंट ने एक डिले इन सेंडिंग का भी एक आर्ग्यूमेंट रेज किया था और कहा कि जो FIR है कोर्ट को में काफ़ी डिले के साथ भेजी गई फॉल्टी मैनर के साथ, और क्वेश्चनिंग जो 313 भी किस तरीके से 313 के अंदर एग्जामिन किया गया, इसको भी रिजेक्ट कर दिया हाई कोर्ट ने। और फाइनली एग्रीड हो गई हाई कोर्ट की सेशन के कोर्ट के साथ कि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और एक डेविएंट बिहेवियर है, और इसकी वजह से राइट टू लाइफ जो है फॉर अपना जो राइट है वो फॉर फ्यूचर कर रहे हैं, तो इसलिए डेथ सेंटेंस अवॉर्ड कर दिए। अब इसके बाद अपीलेंट ने सर्कमस्टेंशियल वी हैव अब ये की चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस कंप्लीट थी अनब्रोकन, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हमें देखेंगे। वो शारदा बिरदीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, उसको ऊपर रिलाई किया। और इसके बाद देखिए इस पूरी जजमेंट को 4 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। एक ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ द टेस्टिमोनीज, उसके ऊपर हम चलते हैं पहले, और trustworthiness of the testimonies PW1 to PW3 in the light of certain contradictions। दूसरा डिवाइड किया गया है डिले इन ट्रांसमिटिंग ऑफ द FIR टू द कोर्ट, और तीसरा बताया गया है कि फेलियर टू कंडक्ट द मेडिकल एविडेंस। यहाँ पे अक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, तो ये इशू को भी रेज किया गया। और आर्ग्यूमेंट्स जो रिवॉल्विंग अराउंड दिस सेक्शन 313 ऑफ द कोर्ट, ये भी जो चौथा जो पॉइंट है जो आर्गुमेंट मतलब जो क्लासिफाई किया गया जजमेंट को इस 4 पोर्शंस में डिवाइड किया गया। और ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ द टेस्टिमोनीज किए गए, और उसको भी सब क्लासिफाई किया गया कि रिलाइंग जो की गई थी अपीलेंट ने वो कि जो एस्टैब्लिश ने जो की है प्रोसिक्यूशन ने वो टेस्टिमोनीज PW1 टू PW3 की लास्ट सीन थ्योरी के ऊपर बेसिस पे की गई है, और इन्वोक किया गया सेक्शन 106 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये सारे जो पोर्शंस हैं यहाँ पे कंक्लूड सारे इसको स्कैन किया, एविडेंसेस को ठीक मतलब देखा माननीय कोर्ट ने। हमें एक एक एविडेंस पे आप जा नहीं सकते क्योंकि जजमेंट मतलब जो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकाला कि जो अपीलेंट की जो मदर थी वो उन्होंने अपनी एलेबोरेटेड थ्योरी भी दी, और साथ में ये बताया भी कि जो अपीलेंट है वो फॉल्स इम्प्लीकेट किए गए थे, और इसके बेसिस पे। और फिर जो कोर्ट ने आगे ये भी देखा कि मोड ऑफ लॉजिंग ऑफ FIR किस तरीके से की गई थी, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस और डिस्क्रिपेंसीज आई गई थी। PW1 ने कुछ स्टेटमेंट दी थी, PW ने अलग अलग चीज़ें जो है बताया गई थी। और फिर इसके बाद ये कंक्लूजन निकल के आया कि जो कॉन्ट्रडिक्शंस थी, PW1 ने कहा कि PW3 थे वो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी पुलिस स्टेशन को टेलीफोन में, और पुलिस मैन जो है वो खुद आए थे, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा कि पुलिस रीच द स्पॉट, और क्योंकि फोन कॉल के द्वारा आई थी और ये नहीं पता उसको उनको कि किन्होंने कॉल की थी। तो PW4 की भी टेस्टिमोनी को भी स्कैन किया गया सारा। और अब यहाँ पे क्वेश्चन ये निकला कि सारा कुछ एनालाइज करने के बाद यहाँ पर निकल गया कि हाँ इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन किस तरीके से दी गई, उसके कई वर्जन्स आए। PW1 ने कुछ कहा कि जो पुलिस स्टेशन में गए थे वो तहरीर दी थी रिटर्न वे में, और उसे उन्हें रीड करके सुनाई गई थी और उसके बाद सिग्नेचर दिए गए। सेकंड वर्जन जो दिया गया था कि इंस्पेक्टर ने डिक्टेट की थी रिटर्न फॉर्म में। थर्ड वर्जन ने दिया कि जो है उन्होंने FIR जो है रजिस्टर कराई थी अगेंस्ट द अपीलेंट। एक पर्सन ने जो है जिनका नाम लिया गया था उन्होंने रजिस्टर कराई थी। और फोर्थ वर्जन जो दिया गया कि इन्फॉर्मेशन जो दी गई थी फोन कॉल से। तो कोर्ट ने कहा कि डिफरेंट वर्जन्स है कि किस तरीके से FIR है जो रजिस्टर की इन्फॉर्मेशन दी गई पुलिस को और किसने दी और whom the complaint was written, अलग अलग करके वर्जन से लोकेट किए गए। और कोर्ट ने पाया कि काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शंस है कि प्लेस जहाँ डेड बॉडी दी गई, डेड बॉडी जो पहले देखी गई पुलिस द्वारा, द पर्सन जो वो कौन पर्सन थे जो डेड बॉडी को लेकर आए, और प्लेस टू विच डेड बॉडी वाज टेकन। तो PW1 ने अपना वर्जन दिया और क्रॉस एग्जामिनेशन में अपना वर्जन बताया सब। तो ये सारे एविडेंसेस लेंथी है, उसको स्कैन किए कंक्लूजन्स पे आते हैं। उन्होंने कहा कि डिफरेंट वर्जन्स आए रिगार्डिंग प्लेस जहाँ डेड बॉडी दी गई, मतलब डेड बॉडी जो है वो पुलिस द्वारा देखी गई,
एज टू किस मतलब किन्होंने डेड बॉडी को कैरिड किया और कहाँ लेके गए। फर्स्ट वर्जन ये बताते हैं कि विलेजर्स हैं जो लेके गए, लेकिन विलेजर्स जो साथ गए थे वो डेड बॉडी को नहीं लेकर आए, और जब पुलिस आई तो दे कैरिड द डेड बॉडी। सेकंड वर्जन जैसे ये बताया गया PW1 ने कि इंस्पेक्टर लेके गए थे डेड बॉडी को इन द व्हीकल, अपने व्हीकल में पुलिस स्टेशन में। और थर्ड वर्जन ये आया कि जब इंफॉर्मेशन दी गई तो रिटर्न जब इंफॉर्मेशन दी गई रिटर्न फॉर्म में, तो डेड बॉडी जो है वो पुलिस स्टेशन में रखी गई। तो फोर्थ वर्जन ये दिया गया कि पुलिस पर्सन जो है वो लेकर आए डेड बॉडी को बाय मैजिक ब्रांड ऑफ व्हीकल फॉर द पोस्टमार्टम। तो ये अलग अलग वर्जन्स हैं, कोर्ट ने अपने अपने वर्जन्स बताए। इस और भी आगे वर्जन्स निकल के आए, और फिर आगे बताया कि अनदर कॉन्ट्राडिक्शन जो था वो क्रूशियल था कि PW1 ने कंफर्म किया कि पुलिस जो है वो अक्रंस स्पॉट आई तभी उसके बाद जो है FIR लॉन्च हुई। बट एट द प्लेस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन PW1 ने क्लेम किया कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो एप्लीकेशन थी वो रिटर्न थी, डेड बॉडी ऑफ द गर्ल वाज केप्ट इनसाइड द पुलिस स्टेशन इटसेल्फ। तो ये एक मिस्ट्री बन गई कि whether dead body was taken to the police station or if so how, when and why। तो अब यहाँ पर ये सारे कंक्लूजन क्यों आया है कि डिफरेंट वर्जन्स भी आए रिगार्डिंग प्लेस, डेट एंड टाइम ऑफ कंडक्ट ऑफ द इंक्वेस्ट। तो इसके ऊपर काफी डिस्क्रिपेंसीज आई, तो हम सारी चीजों पर अभी डिस्कस नहीं कर सकते इस वीडियो में। और इसके बाद यहाँ पर निकल के आया कि दो वर्जन्स आए थे डेट ऑफ द कंडक्ट ऑफ इंक्वेस्ट में। एक तो बताया गया कि अकॉर्डिंग टू द IO की डेट ऑफ इंसिडेंट जो बताई गई 8/3/2012 की, और दूसरी इंसिडेंट बताई गई 9/3/2012 की। तो IO एडेड वन मोर डायमेंशन, IO ने एक और डायमेंशन डाल दिया, कॉन्ट्रडिक्शन एट वन स्टेज ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन। और फिर देखिए सारा पूरा वर्जन को एक एक चीज को पूरा एनालिसिस किया है। अब क्लोथ्स ऑफ द बॉडी ऑफ द विक्टिम थे रिकवर्ड बाय द पुलिस, ये भी डिस्क्रिपेंसीज नोट की गई। बताया गया एक सलवार थी वो रेड कलर की थी, और फिर उसके बाद बताया कि कोर्ट ने बताया कि ब्लड स्टेन्ड इन दी सलवार, मतलब ये काफी डिस्क्रिपेंसीज आई। अब फाइनली कंक्लूजन क्या निकल गया, एक डिस्क्रिपेंसीज आई कि ब्लैक कलर स्पॉटेड सलवार। अब यहाँ पर ये रेड कलर फ्रॉक थी, ब्लैक कलर स्पॉटेड सलवार थी। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्रॉस एग्जामिनेशन में उन्होंने कंफर्म किया सलवार जो अकरेंस ऑफ द स्पॉट थी इट वाज अ ग्रीन कलर सलवार। और यहाँ पर अलग अलग वर्जन्स आए सारे, तो डिटेल में देखना पड़ेगा इसका। और कहा कि 3 डिफरेंट वर्जन्स आए रिगार्डिंग द कलर ऑफ द सलवार। PW1 ने कहा रेड है, सेकंड ने PW3 ने कहा कि ब्लैक कलर स्पॉटेड है, और PW6 ने कहा कि ग्रीन कलर है। तो 2 डिफरेंट वर्जन्स थी रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ ब्लड ऑन द स्पॉट, वन बाय द PW1 एंड अनदर बाय द PW6। और इसके बाद फिर देखिए फिर जो रिपोर्ट भेजी गई थी वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट द्वारा भेजी गई थी परपोर्टली टू द फॉरेंसिक लेबोरेटरी में। और फिर यहाँ पे बताया कि फॉरेंसिक FSL में जो है रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने नहीं भेजी बल्कि DSP ने भेजी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने भेजी। तो यहाँ पर काफी कॉन्ट्रडिक्शंस आए। मोड ऑफ लॉजिंग ऑफ द FIR, प्लेस वेयर डेड बॉडी वाज लोकेटेड वाज फर्स्ट सीन बाय द पुलिस, और फिर उसके बाद डेट, प्लेस एंड टाइम ऑफ द कंडक्ट ऑफ इंक्वेस्ट, और फिर क्लोथ्स जो थे वो रिकवर किए गए थे। फिर सेकंड जो इशू डिस्कस किया गया था डिले इन ट्रांसमिटिंग ऑफ द FIR। तो प्रोसिक्यूशन ने लॉन्च की थी 8/3/2012 को, और CJM की कोर्ट में 13/3/2012 को भेजी गई थी। तो इसके ऊपर जजमेंट्स के ऊपर भी रिलाई किया गया काफी। और 157 के ऊपर कोर्ट ने एनालिसिस किया। कोर्ट 157 CRPC कहते हैं कि जो ऑफिस इंचार्ज को, जो पुलिस स्टेशन को जो FIR है फोर्थ विट करके इमीडिएटली भेज देनी चाहिए। और लीगल कॉन्सिक्वेंसेज और डिले जो होती है FIR की इन फॉरवर्डिंग द FIR टू दी was also considered in the court in एक जजमेंट का बताया उन्होंने, ब्रह्म स्वरूप एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ UP, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उस जजमेंट में जो भी कंक्लूजन्स हुए थे वो डिस्कस किए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 157 CRPC से रिलेटेड। और फिर बताया कि PW1 to PW3 का जो एविडेंस है वो अनट्रस्टवर्दी है। और क्वेश्चन उठता है कि ऑरिजिन एंड जेनेसिस ऑफ द FIR, और इनऑर्डिनेट डिले थी एंड द FIR रीचिंग द जुडिशियल कोर्ट एज्यूम्स कि उनका उसका भी एक अपना सिग्निफिकेंस है। वो सेक्शन 157 ने फोर्थ विट को भी अच्छे से एनालिसिस किया। और मैंडेट कहता है 157 ऑफ CRPC की प्रोसिक्यूशन जो है expected to place on the record basic foundation facts such as officer who took the first time information to the jurisdiction court, authority which directed such course of action and mode it by which it was complied। तो delay explain करना is a different aspect rather than placing the material in compliance of this court। तो कहा कि इस 157 के जो कोर्ट का compliance नहीं किया गया, और फिर सारे जजमेंट्स के ऊपर एनालिसिस किया गया। और फिर तीसरा निकल के आया कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो है अक्यूज्ड का भी नहीं कंडक्ट किया गया।
और कोर्ट ने यहाँ पर सेक्शन 53A को अच्छे से एनालिसिस किया गया। 53 जो A जो है वो इंसर्ट किया गया है 2005 CRPC में, और एक्सप्लेनेशन सब्स्टिट्यूटेड किया गया है सेक्शन 53 का, और सेक्शन 53 का एक्सप्लेनेशन को भी जो है 2005 में वो बताया, वो क्या कहता है, वो इसको रिप्रोड्यूस किया गया है सारा कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होते हैं। और फिर उसके बाद बताया गया कि सेक्शन 53A क्या कहता है, एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब इसके बाद इन्होंने डिफरेंशिएट किया सेक्शन 164 और सेक्शन 53A के बीच में डिफरेंसेस क्या है वो बताया गया, क्योंकि सेक्शन 53A जो है इंसर्ट किया गया था और सेक्शन 164 भी इंसर्ट किया गया था कोड में। और 53A जो है, जो अक्यूज्ड ऑफ रेप होते हैं उसका एग्जामिनेशन होता है। सेक्शन 164 है वो विक्टिम ऑफ रेप होते हैं उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। इसके डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस किया। सेक्शन 53A जो है कंसेंट के ऊपर नहीं बताता है। सेक्शन 164 जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कंटेन अदर थिंग्स और जनरल मेंटल कंडीशन ऑफ वुमन, और ये सारी प्रोविजंस 53A में एब्सेंट होते हैं। और ये सारे डिफरेंसेस को एनालिस किया। और फिर यहाँ पे केसेस में बताया गया कि अगर विक्टिम डेड हो, ऑफेंसेस एस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो सर्कमस्टेंशियल मेडिकल एविडेंस जो है बहुत ग्रेट जो है इंपॉर्टेंस में होता है। और यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस को एग्जामिन, मतलब जो एविडेंस नहीं प्रोड्यूस किया और कोई ऑब्स्टिकल नहीं थी अक्यूज्ड की कि उनका मेडिकल की वो मेडिकल एग्जामिनेशन के ऊपर कोई ऑब्स्टिकल नहीं थी, तो ये एक गैपिंग होल है इन केस ऑफ प्रोसिक्यूशन, और एक सीरियस डाउट होता है इन द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। अब इस डिटेल में नहीं जाएगी कोर्ट की सेक्शन 53A मैंडेटरी है कि नहीं है, इस इशू को इस कोर्ट ने इस जजमेंट पर नहीं डिस्कस किया है। और 313 के आर्गुमेंट के ऊपर भी बताया कि जो फेलियर ऑफ द कोर्ट टू कंप्लाई विद द मैंडेट ऑफ सेक्शन 313(1)(b) का लेटर एंड स्पिरिट, क्योंकि अभी कोर्ट ने कहा कि जो PW1 टू PW3 जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो इसका जो फाइंडिंग्स है, जो फाइंडिंग्स सफिशिएंट है कि कन्विक्शन ऑफ प्लेंटी को ओवरटर्न कर दिया जाए। और फिर रीजनिंग और रिकॉर्डिंग की सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने, और कोर्ट ने बताया कि नीचे की जो कोर्ट्स ने काम, मतलब जो अब्लाइज एविडेंस को ठीक से एनालाइज नहीं किया, और कोर्ट जो एविडेंस ऑफ 1 और 2 से लेकर 3 तक के एविडेंस को एक्सेप्टेबल कर लिया। ये सीरियस कॉन्ट्रडिक्शंस थी जो कि कोर्ट को नीचे देखनी चाहिए थी। जब ऑफेंस इतना हीनियस है तो कोर्ट को मेडिकल एविडेंसेस को हाई स्क्रूटनी पे रखना चाहिए था। और फिर जो डिलेनेस की गई उसको भी इग्नोर कर दिया। तो एरोनियस अप्रोच थी हाई कोर्ट की, सॉरी सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की, उसकी वजह से अपीलेंट को जो फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया गया, डिस्पैच टू द गैलोज। तो कंक्लूजन ये निकल के आया कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर्ली नहीं की गई, प्रोसिक्यूशन ने इनजस्टिस किया है फैमिली ऑफ द विक्टिम, और अपीलेंट जो है वो अपीलेंट के ऊपर कल्पेबिलिटी फिक्स कर दी बिना किसी एविडेंस के, और जो कि प्रोसिक्यूशन ने इनजस्टिस किया है अपीलेंट के ऊपर भी। कोर्ट कैन नॉट टेक वन, अभी आगे ये कोर्ट ऑब्जर्वेशन दी, कोर्ट कैन नॉट टेक वन समवन a victim of injustice to compensate the victim of injustice of the crime। कोई ऑलरेडी जो विक्टिम ऑफ क्राइम है उसको किसी और को विक्टिम ऑफ इंजस्टिस नहीं कर सकता है। तो अपीलेंट जो बताया कि वो पुअर था, गरीब था, और उसने जो लॉयर भी अफोर्ड नहीं कर सकता था इस सेशन कोर्ट में, उसने रिपीटेड रिक्वेस्ट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के कोर्ट में, और सर्विस ऑफ एडवोकेट जो प्रोवाइड की गई एज एन एमिकस। तो ऐसे सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट की बनती है कि वो बहुत ही और ज्यादा ऑनरस हो, और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनालाइज द एविडेंस इन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम ये कन्विंस्ड नहीं होते कि अपीलेंट जो है का जो केस है बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव हुआ हो, तो ऐसे में अपील जो है वो सक्सीड अलाउड कर दी, और कन्विक्शन ऑफ प्लेंटी थी वो सेट असाइड कर दी, और अपीलेंट को रिलीज कर दिया गया कि रिलीज के ऑर्डर डायरेक्शंस दी गई कि अगर वो किसी कनेक्टेड केस में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये देखिए, ये 3 बेंच की जो जजमेंट थी ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2012 को दी गई थी। तो देखिए, माननीय न्यायालय ने पाया कि नीचे की कोर्ट्स ने जो एरर्स किए हैं, एविडेंसेस को अप्रिशिएट नहीं किया है, और प्रोसिक्यूशन ने भी काफी लैप्सेस किए हैं, जिसकी वजह से वो उन्होंने इनजस्टिस किया है विक्टिम को। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।